जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और अगले आधे घंटे के लिए बाजार से जुड़ा सारा एक्शन हम आपको बताएंगे। आज किन लेवल्स पर आपको ट्रेड करना है, शुरुआती तौर में बाजार कैसे देखने को मिल सकते, रणनीति क्या होनी चाहिए, खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा, साथ ही ब्रोकरेज का एक्शन, मार्केट एक्सपर्ट और कमोडिटी एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत हर रोज की ही तरह ग्लोबल मार्केट्स के सेटअप को समझकर कर लेते हैं। देखिए, एशियाई बाजार की शुरुआत भले ही सुस्ती के साथ हुई हो, लेकिन उसके बाद एक रिकवरी मोड भी एशियाई बाजार ने देखा है। करीब 31 अंकों की रिकवरी के साथ 11,875 के इर्द गिर्द ट्रेड एसजीएक्स निफ्टी में आप देख पाएंगे। स्टिमुलस की डेडलाइन से पहले डाउ फ्यूचर्स में 150 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। बीती रात अमेरिकी बाजार में हमने देखा उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड, क्योंकि स्टिमुलस की फिक्रें हैं जो कि अमेरिकी बाजार को परेशान कर रही थी। डाउ में करीब 400 अंकों की गिरावट देखने को मिली, वहीं नैस्डैक जो है 200 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा। लेकिन विस्तार से स्टिमुलस पैकेज से जुड़ी बातचीत क्या है, क्या खबरें आई हैं, विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं, आगे किन लेवल्स पर ट्रेड होता दिख सकता है, सब कुछ जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार के संकेतों को आज कैसे कहेंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। ठीक ठाक संकेत हैं, थोड़े मिले जुले जरूर हैं और स्टिमुलस पर ही नजर रहेगी, तो यही एक बड़ा ट्रिगर होने वाला है। एक्चुअली एक्शन क्या है कि जो भी बातचीत चल रही है स्टिमुलस पर, आज एक तरह की वर्बल डेडलाइन है उसके लिए, यानी कि माना यह जा रहा है कि आज अगर इस पर क्लैरिटी नहीं आती है तो फिर चुनाव तक ये स्टिमुलस नहीं आएगा। और इसलिए हमने देखा कि कल अमेरिकी बाजारों में गिरावट भी आती हुई देखी। हालांकि इस समय आशा है कि शायद आज फाइनली इस पर कोई फाइनल डिसीजन आते हुए दिखे, इसलिए बाजार थोड़े ऊपर दिख रहे हैं जहां तक फ्यूचर्स का सवाल है। पर कल शाम को यही हुआ। डाउ हमने देखा कि 400 अंक गिरा, दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ। S&P 500 के सारे सेक्टर्स लाल निशान में बंद हुए और स्टिमुलस को लेकर ही चिंता बनी हुई है, क्योंकि अभी भी अनिश्चितता है। एक छोटे स्टिमुलस प्लान जो $500 बिलियन का है, उस पर आज या फिर कल वोटिंग हो सकती है, तो वहां पर नजर है। पर आशा है कि शायद आज फाइनली जो एक बड़ा स्टिमुलस प्लान की बात चल रही है वो क्लियर हो जाए, और अगर आज वो क्लियर नहीं होता है तो फिर इंडिकेशंस यही है कि चुनाव के बाद ही अब फिर बड़ा स्टिमुलस पैकेज आएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो नैस्डैक में लगातार 5वें दिन गिरावट हुई, 1.5% से ज्यादा नैस्डैक कल भी फिसला है। IBM के नतीजों ने निराश किया, लगातार तीसरे क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ में डिक्लाइन आया है, जिसकी वजह से निवेशक थोड़े चिंतित थे। इसके अलावा नेटफ्लिक्स, PNG के नतीजे आज आने वाले हैं, तो वहां पर भी सबकी नजर रहेगी। अगर आप यूरोप में देखें तो वहां पर भी हल्की सी गिरावट जरूर थी, लगभग 0.5% की। कोरोना और ब्रेग्जिट, ये दो चिंताएं हैं जिसकी वजह से यूरोपीय बाजारों पर दबाव था। ब्रेग्जिट को लेकर अभी भी विवाद चल रहा है और कुछ संकेत ये आ रहे हैं कि जो डेडलाइन है इस साल के अंत तक की ब्रेग्जिट ट्रेड डील के लिए, वो शायद अब मीट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इटली में कोरोना के फैलने की वजह से नई रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी गई हैं, जहां से भी थोड़ी चिंता बढ़ती हुई दिखी। सोना, कच्चा तेल दोनों ही दायरे में रहे। ओपेक की कल कमेटी की बैठक थी, कुछ बड़ा डिसीजन नहीं आया, पर जो बाकी मेंबर्स हैं उनके आउटपुट कटौती का अनुपालन करने के लिए ओपेक ने इंसिस्ट करा है, तो वहां से एक ट्रिगर आया है। पर इसके अलावा ज्यादा प्राइसेस पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ा है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, विदेशी बाजार के संकेत या शुरुआती संकेत कह सकते हैं मिले जुले हैं। आगे एशियाई बाजार किन लेवल्स पर ट्रेड करता है वो देखना काफी जरूरी है, लेकिन स्टिमुलस को लेकर, स्टिमुलस पैकेज को लेकर जो अनिश्चितताएं हैं, इसी का असर है जो कि विदेशी बाजार में देखने को मिला। बीती रात में अमेरिकी बाजार की गिरावट के पीछे की वजह भी यही रही। आज स्टिमुलस को लेकर कोई ठोस फैसला आने की उम्मीद जरूर है, लेकिन ये फैसला जब आएगा हम आपको पूरा अपडेट इससे जुड़ा देंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। FIS, DIS का एक्शन कैसा रहा है, इसे जरा देखिए। कैश मार्केट में FIS ने 1,657 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े दिखाए हैं, वहीं कैश मार्केट में DIS की तरफ से 1,622 करोड़ की बिकवाली होती दिखी है। वायदा बाजार में FIS ने करीब 580 करोड़ की बिकवाली की है। तो कैश मार्केट में FIS की 1,657 करोड़ की खरीदारी जरूर है, लेकिन वायदा बाजार में उन्होंने बिकवाली की है और DIS ने कैश मार्केट में 1,622 करोड़ की बिकवाली की है। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। स्टिमुलस पैकेज से जुड़ी अनिश्चितताओं का असर है जो विदेशी बाजार में देखने को मिल रहा है। इस बीच भारतीय बाजार के लिए क्या लेवल्स अहम होंगे, पहली रणनीति के तौर पर कौन से लेवल्स मानकर हम चलें?
गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, भारतीय बाजारों में मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग है और अगर बड़े गैप से ओपनिंग होती है तो भारतीय बाजारों में खरीदारी का मौका होगा। जितना ज्यादा गैप उतना बेहतर मौका खरीदारी करने के लिए भी और शॉर्ट कवरिंग करने के लिए भी। तो अमेरिका में चुनावों तक ये उतार चढ़ाव चलेगा, इंट्राडे भी, क्लोजिंग बेसिस पर भी, ओपनिंग बेसिस पर भी, और ये कोई नई बात नहीं है। और ये कम से कम आप ये समझ कर चलिए 5 से 10 नवंबर तक मार्केट ऐसे ही रहने वाले हैं। कभी बड़े तेजी से ऊपर जाएंगे तो कभी बड़ी तेजी से नीचे आएंगे। और सेम जैसे बाजार बंद होंगे, डाउ फ्यूचर उसके विपरीत भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये उतार चढ़ाव के साथ ही अगले आपको 2 हफ्ते और निकालने हैं। ऐसे में गिरावट में खरीदारी करें, वो फायदा उठाए जब स्पेशली बड़ा गैप मिले। मेरा ये समझना है कि 11,750, 11,800 ये आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। और अगर 11,800, 825 की रेंज में शुरुआत होती तो वहां पर खरीदारी के मौके बन जाएंगे। 11,750 दिन के लिए बड़ा मजबूत सपोर्ट रहेगा आपके लिए। 11,925, 11,975 थोड़ी कंजेशन जोन है, वहां पर जाकर बाजार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकते हैं। बेसिकली 11,975 से 12,025 ये 50 पॉइंट की रेंज परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन है अगर वहां पर बाजार पहुंचते हैं तो। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, क्योंकि बड़ी 733 अंकों की उछाल कल दिखी है और बैंक निफ्टी बड़ा आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, तो अगर रेंज अच्छी मिले 23,750, 23,850, जो कि यहाँ से दूर तो है लेकिन वो रेंज बहुत ही बढ़िया है जहां पर आप तेजी की पोजीशन जरूर बनाएं। ऊपरी स्तरों पर 24,300, 24,500 वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। तो 31 अगस्त के आसपास हमने जो हाई बनाए हैं 24,500 के आसपास की क्लोजिंग बेसिस पर, वहां पर बाजार शायद रुकते हुए नजर आए। तो बैंक निफ्टी पर वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो सिंपल है, आज फॉर्मूला यही रखें गिरावट में खरीदारी करने का, और जितना बड़ा गैप मिले उतना खरीदारी के मौके तुरंत हो। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गिरावट में खरीदारी के मौके आपको मिलते रहेंगे। इन मौकों का आप ढूंढे, जो ट्रेडिंग रेंज हम आपको बता रहे हैं उसे ध्यान से नोट डाउन कीजिए और इसे फॉलो करते रहिए। ये राय आपके लिए। 11,750 से 11,800 इसे सपोर्ट जोन्स के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं यहाँ पर निफ्टी के लिए। वहीं 11,800 से 11,825 के लेवल्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के लिए आप मानकर चलें। 11,925 से 11,975 इस रेंज को भी आप ध्यान में रखें ऊपरी रेंज के तौर पर। यहां पर 11,975 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी संभावना है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 24,300 से 24,500 बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करते हुए दिखेंगे। तो क्लियरली गिरावट में खरीदारी के मौके होंगे। निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन्स 11,750 से 11,800 होंगे। 11,925 से 11,975 ऊपरी रेंज है जिसे आपको मानकर चलना है। और जो जिस तरह से अनिल जी ने हमें बताया कि स्टिमुलस की दिक्कतें जरूर है, स्टिमुलस से जुड़ी अनिश्चितताएं जरूर है, लेकिन इलेक्शन से पहले अमेरिकी बाजार में उतार चढ़ाव यूं ही देखने को मिलेंगे। ऑफकोर्स एक न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट है जो कि आता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन चलिए, भारतीय बाजार के लिए काफी सारे मौके बनते दिखेंगे और तेजी की पूरी गुंजाइश है। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति बताई है। चलिए आपको रणनीति बता देते हैं एक बार फिर से। 2 स्टॉक लेकर उपस्थित हुआ हूँ, एक तो कोलगेट और दूसरा है एक्सिस बैंक। दोनों ही अपने व्यापार में थोड़े तेजी से आए थे और काफी बढ़े हुए हैं, 4% के आसपास दोनों में वृद्धि हुई है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा ठंडा करके खाया जाना चाहिए दोनों को। तो कोलगेट के अंदर 1500 की कॉल जो करीब 27 रुपए पे बंद हुई, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि 24 रुपए पे ली जाए। स्टॉप लॉस रखा जाए 18 रुपए का, टारगेट रहेगा 39 रुपए का। एक्सिस बैंक 500 की कॉल 11 रुपए पे ले, जो दरअसल क्लोज हुई थी 12 रुपए 50 पैसे पे। तो आप नीचे लें अगर आए तो। स्टॉप लॉस रखें 8 रुपए का और टारगेट रहेगा 16.5 रुपए। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन की रणनीति आपके सामने है। कोलगेट 1500 की कॉल खरीदने की राय, यहाँ पर 39 की टारगेट्स को ध्यान में रखे, 18 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं एक्सिस बैंक 500 की कॉल खरीदी जा सकती है, यहाँ पर 16 रुपए और 50 पैसे की टारगेट्स को ध्यान में रखें, 8 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 2 कॉल्स है आपके पास ऑप्शंस के तौर पर और दोनों ही खरीदारी की है। हर रोज शाम 7:30 बजे हमारी खास पेशकश बाजार आज और कल हम आपके लिए लेकर आते हैं, जहां पर ऑप्शन की दमदार रणनीति वीके शर्मा साहब हमें बताते हैं। साथ ही बाजार से जुड़ा पूरा एक्शन, दिन भर बाजार में कैसा एक्शन दिखा और दूसरे दिन के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये भी विस्तार से हम आपको बताते हैं। तो कमाना है मुनाफा तो जी बिजनेस की खास पेशकश बाजार आज और कल हर रोज शाम 7:30 बजे देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब खबरों वाले शेयर्स जान लेते हैं। बताने के लिए दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपांशु बताएं।
मानसी, अगर देखें तो नतीजों के लिहाज से आज HUL के नतीजे आएंगे पोस्ट मार्केट, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे कैश मार्केट के स्टॉक्स होंगे जैसे कि ग्रैन्यूल्स, RK फोर्जिंग, गुजरात अंबुजा, L&T इन्फोटेक, यहाँ पर भी हमारी नज़र रहेगी। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका IPO आज से खुलेगा, 22 तारीख तक खुला रहेगा। 32 से 33 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड है। 518 करोड़ रुपीज़ जुटाने के ये IPO है। धानुका एग्रीटेक, इनका बायबैक खुलेगा आज से 2 नवंबर तक खुला रहेगा। बायबैक 1000 रुपये पर शेयर पर 10 लाख शेयर्स का बायबैक होगा। और हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर हमारी नजर रहेगी क्योंकि यहाँ पर नतीजे तो आएंगे पर साथ ही अंतरिम डिविडेंड पर भी फैसला दिया जाएगा। 28 अक्टूबर अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। तो हिंदुस्तान जिंक और साथ ही वेदांता, ये दोनों स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे इस खबर के दम पर। कल पोस्ट मार्केट जो नतीजा है सबसे आगे था ब्रिटानिया। नतीजे थोड़े मिक्स रहे, मार्जिन्स अनुमान से बेहतर थे पर जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो अनुमान से कम रही। रेवेन्यू में हमने देखा कि तकरीबन 3,420 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रहा जो अनुमान से थोड़ा कम था। कामकाजी तौर पर ठीक ठाक नतीजे थे। 676 करोड़ का एबिटा आया जो अनुमान से बेहतर था। मार्जिन्स 19.7% आए, ये भी अनुमान से बेहतर रहे। और मुनाफा अनुमान मुताबिक 500 करोड़ के करीब रहा। वॉल्यूम ग्रोथ इनकी 9% थी, कंपेरेबल 3% है, पर हमने अनुमान लगाया था 12 से 13% की वॉल्यूम ग्रोथ था, तो वॉल्यूम ग्रोथ ने थोड़ा निराश किया है। HDFC लाइफ, यहां पर नतीजे अनुमान से बेहतर ही आपको देखने को मिले। प्रीमियम ग्रोथ में हमने लगभग 55% की बढ़त देखी है जो अनुमान से बेहतर था। मुनाफा भी 326 करोड़ के करीब आया, 6% की बढ़त, अनुमान से थोड़ा कम बट बाजार के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब ही था। न्यू बिजनेस प्रीमियम में 7% की ग्रोथ हुई, रिन्यूएबल प्रीमियम में 22% की ग्रोथ रही, तो ये भी अच्छे नतीजे थे। ACC, इनके स्टैंड अलोन नतीजे ज्यादातर अच्छे नतीजे थे और एक्सपेक्टेशन भी इस बार अच्छी नतीजों की थी। रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी फ्लैट रही बट कामकाजी तौर पर आपने 20% एबिटा ग्रोथ देखी। मार्जिन्स में भी 3% का एक्सपेंशन रहा और मुनाफा भी 21% बढ़कर आया है। टाटा मेटालिक्स, अच्छे नतीजे रहे इनके। आय में हमने 2% की बढ़त देखी पर एबिटा में 167% की ग्रोथ रही। मार्जिन्स में एक बड़ा एक्सपेंशन आया, 8% के मुकाबले 21% के मार्जिन्स इनके आए और मुनाफे में भी लगभग हमने 3.5 गुना बढ़त देखी है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, यहां पर भी नतीजे अच्छे रहे। तिमाही दर तिमाही तौर पर देखें तो आय में 1.5% की ग्रोथ रही। डॉलर रेवेन्यू 4% बढ़ा जो कि काफी अच्छा नंबर है और मुनाफे में भी 41% की ग्रोथ हमने देखी है। इसके अलावा टेक्समेको रेल, यहां पर थोड़े निराशाजनक नतीजे रहे। मुनाफे में हमने 98% की गिरावट देखी है, हालांकि बेस कम है। 9.2 करोड़ से मुनाफा गिरकर सिर्फ 1.1 करोड़ आया। आय में 15% की गिरावट रही। L&T, यहां पर हमें नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर प्रोजेक्ट है उसमें ये लोएस्ट बिडर रहे हैं। 3 बिडर्स में से इनकी लोएस्ट बिड थी, 25,000 करोड़ से थोड़ा नीचे थी। 237 किलोमीटर्स के ये एक कॉरिडोर के लिए इन्होंने बोली लगाई है और लोएस्ट बिडर है, यानी कि इनको बोली मिलने वाली है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नतीजों का सीजन पूरे तरह से शुरू होता हुआ दिख चुका है। एक लंबी लिस्ट है कैश मार्केट से जुड़े नंबर्स की जो कि कल भी आती हुई दिखी और आज भी एक लंबी लिस्ट है, एक लंबी सूची है कैश मार्केट से जुड़े नंबर्स की जो कि आएंगे। बाजार बंद होने के बाद निफ्टी स्पेस में HUL के नंबर्स आएंगे और इसके अलावा ढेर सारी खबरें हैं जिस पर बाजार आज के लिए रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रख देते हैं। हमारे पास 4 कॉल्स है, चारों की चारों खरीदारी की है। शुरुआत एक्सिस सिक्योरिटीज से करेंगे। इनका मानना है कि कोल इंडिया में खरीदारी की जा सकती है। ध्यान रखिए कल के सत्र में कोल इंडिया में शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली। करीब 4% की बढ़त के साथ कोल इंडिया ने तेजी के साथ ही क्लोजिंग दिखाई है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस को अगर देखें तो अच्छा एक्शन कोल इंडिया बनाने की कोशिश में यहां पर एक्सिस सिक्योरिटीज की खरीदारी की राय 120 के टारगेट्स को आप मानकर चल सकते। 113 का स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। वहीं डाबर कल के सत्र में करीब 2% की तेजी देख चुका है। 535 के टारगेट्स आगे और ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, खरीदारी की जा सकती है। एक्सिस सिक्योरिटीज मानता है 535 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 510 का एक स्टॉप लॉस लगाकर डाबर में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छी तेजी के साथ ट्रेड है और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से इनफैक्ट पिछले 1 महीने का ट्रेंड अगर देखें तो डाबर में शानदार बढ़त के साथ ही ट्रेड देखने को मिला है। करीब 7 से 8% की तेजी के साथ इस स्टॉक ने पिछले 1 महीने में ट्रेड किया है। चॉइस ब्रोकिंग अगेन कोल इंडिया पर ये राय दे रहे हैं खरीदारी की। 121 के टारगेट्स चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आते हुए दिखे हैं। 111 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय रेमंड पर है। 288 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कीजिएगा। 272 का एक स्टॉप लॉस यहां पर लगाना बिल्कुल ना भूलें। मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरण जाधव .com के CEO आशीष केलकर अब हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आपका नजरिया आज के लिए क्या है? गुड मॉर्निंग मानसी जी।
देखिए, कल हमने देखा कि एक अच्छे खासे गैप के साथ मार्केट खुला था और उसके बाद जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है डेली चार्ट पर, वो एक डोजी कैंडल बना है, जो कि दर्शाता है कि थोड़ा इंडिसाइसिव मोड है। तो मैं मानता हूं कि दो लेवल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। नीचे की तरफ 11,800 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा मेरे लिए, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो 11,900। तो ये 100 पॉइंट के बीच में ही आज थोड़ा ऑसिलेट होता हुआ दिखाई देगा। अगर दोनों में से कोई एक लेवल टूट जाता है तो फिर उस दिशा में मैं इंडेक्स के स्पेसिफिक ट्रेड रखने की कोशिश करूंगा। 11,900 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छी तेजी, जो कि करीबन 70 से 80 पॉइंट की रैली ऊपर की तरफ मिल सकती है। तो ये दो लेवल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। उसी तरह अगर बैंक निफ्टी का भी देखेंगे तो 24,000 नीचे की तरफ और 24,300, ये दो लेवल पे मेरा ध्यान रहेगा। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच मैं रखूंगा। बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच की आप बात कर रहे हैं, फिर आशीष जी कौन से स्टॉक्स है जो हमारे व्यूअर्स को आज के लिए आप सुझाएंगे? मानसी जी, दो स्टॉक मैंने चुने हैं। एक खरीदारी का ट्रेड है और एक बिकवाली का ट्रेड है। खरीदारी करनी है कोलपाल में। कोलगेट पामोलिव में एक बहुत ही बढ़िया असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिला है, इसीलिए खरीदारी करने की सलाह है। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1460 रुपए का, और मेरा लक्ष्य रहेगा 1525 रुपए का। दूसरा जो स्टॉक है मेरा बिकवाली करने का वो है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड में स्टॉप लॉस रखना है 2280 रुपए का, और मैं 2200 का लक्ष्य मान के चल रहा हूँ। मानसी जी, और एक सेक्टर है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी बिकवाली होती हुई दिखाई दे रही है, और वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ ध्यान देना चाहिए, इसमें गिरावट बढ़ने की आशंका है। बिल्कुल आशीष जी, ऑफ कोर्स आपने ऑटो सेक्टर और साथ ही एफएमसीजी स्पेस पे कोलपाल पर अपनी राय दी है, लेकिन साथ ही कुछ एक सेक्टर्स है जिस पर आपका नजरिया जानना चाहूंगी। बैंक्स में कल अच्छा एक्शन हमने देखा, और इसके विपरीत फार्मा में बिकवाली का दबाव रहा। इस बिकवाली को कैसे प्ले आउट करे? क्या फार्मा स्पेस में कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स है जिसमें इस बिकवाली को देखते हुए अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है, खरीदारी का मन बनाकर हम चल सकते हैं? देखिए, फार्मा में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेसिफिकली आपने पूछा कि कोई एक स्टॉक रहेगा, तो मेरे ख्याल से टोरेंट फार्मा एक स्टॉक है जिसमें मैं मानता हूं कि हो सकता है थोड़ी बिकवाली बढ़ेगी, और यहाँ से करीबन 2670 के लेवल के करीब ये स्टॉक हमने देखा कल बंद होते हुए। तो मैं मानता हूं कि ये स्टॉक अगले 2-3 सेशन में 2600 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड लेना है तो फ्यूचर्स में हम इसको बिकवाली करके चल सकते हैं। टोरेंट फार्मा में वीकनेस जारी रहेगा ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूं, जैसा मैंने कहा, बैंक निफ्टी में अगर 24,300 के ऊपर हम निकलते हुए देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एक बहुत ही बढ़िया तेजी आने की आशंका मुझे दिखाई दे रही है। तो बैंकिंग सेक्टर मेरे लिए पॉजिटिव रहेगा, और फार्मा में थोड़ा बिकवाली ही होता हुआ दिखाई देगा। तो टोरेंट फार्मा की तरफ बैंक इसमें फार्मा में ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इक्विटी मार्केट्स को विस्तार से आपने जाना, लेकिन अब कमोडिटी बाजार का जायजा लेते हैं। केडिया कमोडिटीज से अजय केडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सोने चांदी में हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में उछाल देखा है, क्या ये उछाल आज कायम रहेगा? किन लेवल्स पर ट्रेड करना है, या फिर यहाँ पर बिकवाली की रणनीति दे रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर हम पिछले 15 दिन की अगर बात करें तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनल में हम देख रहे हैं $1920 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, ना ही डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा 51-100 के ऊपर जा पा रहा है। नो डाउट आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है स्टिमुलस को लेकर। अगर ये स्टिमुलस आज नहीं आता है तो मुझे लगता है कि गोल्ड में एक गिरावट बढ़ सकती है, जो 1880 का लेवल तोड़ के 1840 भी दिखा दे। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि आज एक छोटा कॉल बनता है, 50,800 पे बेच के चलिए गोल्ड को, 51,000 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखिए, 50,400 का टारगेट रहेगा। अगर ये रेंज तोड़ता है 50 से 51 के, उसके बाद एक बड़ी रैली या बड़ा फॉल देखने मिल सकता है। अदरवाइज ये रेंज में ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल अजय जी, कच्चे तेल में एक सपाट ट्रेंड देखने को मिला है, आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, रणनीति क्या सुझाएंगे आप? देखिए, कच्चे तेल की भी अगर बात करें तो पिछले 2-3 महीनों से हमने देखा है $42-43 के ऊपर WTI होल्ड नहीं कर पा रहा, ना ही 38 के नीचे सस्टेन कर पा रहा है। तो ओवरऑल रेंज जो हम पिछले 3 महीने से देख रहे हैं वही है। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा कि 3,050 या 3100 तक जाता है, वहां से फॉल आ जाता है। अभी भी कोविड कंसर्न बना हुआ है, डिमांड कंसर्न बना हुआ है। ओपेक से भी कुछ आउटकम आने थे, बट वो कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा। तो आज मुझे लगता है एक दायरे में ही रहेगा, 3,050 पे बेचना चाहिए, 3,090 का स्टॉप लॉस रहेगा, 2960 के टारगेट
टारगेट के लिए बेचा जा सकता है। बिल्कुल अजय जी, क्विकली बेस मेटल्स पर आपका नजरिया बता दीजिए। बेस मेटल में कल हमने साइडवे टू पॉजिटिव मूव देखा है। कॉपर में भी 530 के ऊपर गया, वो भी थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है जिंक। जिंक के अंदर एक हार्मोनिक पैटर्न भी बना हुआ है। साथ में कल जिस ढंग से चाइना की जो नंबर देखे थे जीडीपी को छोड़कर, वो नंबर भी काफी अच्छा है। इन्वेंट्री में भी फॉल है, जो कहीं ना कहीं जिंक को काफी अट्रैक्टिव बनाता है। 195 पे बाय करके चलिए। 193 का स्टॉप है। इमीडिएट टारगेट तो 198 का है, बट अगर ये 200 का लेवल तोड़ देता है तो 210 तक का भी लेवल हम जिंक में देख पाएंगे। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त है एफआईआर का, यानी कि एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर आशीष अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। नतीजों के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स आ रही है। एचडीएफसी लाइफ देखिए, यहाँ पर सीएलएससी की पॉजिटिव रिपोर्ट आई, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 675 रुपए के लक्ष्य के लिए 573 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि वीएनपी मार्जिन में अगर आप देखें तो अनुमान से बेहतर रिकवरी देखने को मिली है और बिजनेस में भी बढ़िया रुझान देखने को मिल रहा है। जेफरीज भी स्टॉक पर पॉजिटिव है, ये भी खरीदारी की राय दे रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने जो लक्ष्य है वो 730 से बढ़ाकर 760 कर दिया है। एसीसी आपकी सेक्टर की कंपनियां देखिए काफी शानदार नतीजे पेश किए कंपनी ने, और सीएलएसए कह रहे हैं कि इनके अनुमान के मुताबिक अगर आप देखें तो कंसेंसस को इन्होंने 20% से बीट किया है। खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य 1730 से बढ़ाकर 1920 कर दिया है। 1570 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। मान रहे कि बेटर रियलाइजेशंस के चलते वॉल्यूम्स में जो रिकवरी है इसके चलते नतीजे जो है बेहतर देखने को मिले। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे, लक्ष्य 1900 से बढ़ाकर 2200 रुपए कर दिया है। ओवरऑल रियलिटी एक आखिरी स्टॉक है जहां पर रिपोर्ट आई है, यहाँ पर नतीजे आए थे और खरीदारी की राय को बरकरार रखा है जेफरीज ने, और 457 से लक्ष्य को बढ़ाकर 483 कर दिया है। 390 के आसपास की कल की क्लोजिंग, और ये मान रहे कि अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और आगे का जो आउटलुक है वो भी शानदार नजर आ रहा है, जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये रही ब्रोकरेज रिपोर्ट से, इससे जुड़ा सारा एक्शन वक्त वक्त पर हम आप के पास पहुंचाते रहेंगे एफआईआर सेगमेंट में। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।